एक समय की बात है। नागलोक के राजा बासुकी का मन एक दिन शिकार पर जाने का हुआ। राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल में पहुंच गए। लेकिन इत्तेफाक से पृथ्वीलोक के राजा पारिक भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए मौजूद थे। कुछ समय बाद राजा बासुकी को शिकार के लिए एक हिरण उछल कूद करता हुआ दिखाई देता है। राजा वासुकी हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी लोक के राजा पारिक का ध्यान भी उसी हिरण पर जाता है और वह भी अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा देते हैं। यानी दोनों राजा एक ही हिरण का पीछा कर रहे थे। अचानक हिरण तो झाड़ियों में छिप गया, लेकिन दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों राजाओं की हंसी छूट जाती है, क्योंकि दोनों ही राजा हिरण का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। दोनों राजा अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर कुछ विचार विमर्श करने लगते हैं। राजा पारिक बोले, राजन, क्षमा करें, लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा है। कृपया आप अपना परिचय दें। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? राजा बासुकी बोले, राजन, मैं नागलोक का राजा बासुकी हूँ और आज शिकार के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। कृपया आप भी अपने बारे में बताएं। राजा पारिक बोले, मैं पृथ्वी लोक का राजा पारिक हूँ और आपकी तरह मैं भी आज शिकार के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए राजा बासुकी कहते हैं, मित्र, मेरे हृदय में एक विचार आया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको बताऊं। राजा पारिक बोले, मित्र, आपका जो भी विचार है मुझे खुलकर बताएं। आज मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपके विचारों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राजा बासुकी ने कहा, मित्र, मेरा विचार है कि आज हम दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने प्रसन्न हैं, तो क्यों ना इस दिन को एक यादगार दिन बना दिया जाए। राजा पारिक ने कहा, वो कैसे मित्र? राजा बासुकी बोले, देखो, आज हम नए नए मित्र बने हैं, तो मित्र होने के नाते हम कभी कभी ही मिल पाएंगे, किंतु यदि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे हम दोनों में कोई रिश्ता बन जाए, तो हम जब चाहे तभी एक दूसरे से मिल सकते हैं। राजा पारिक ने कहा, आपका विचार तो उत्तम है मित्र, लेकिन ये बताएं, यह होगा कैसे? राजा बासुकी ने कहा, देखिए मित्र, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी आपकी भी नई नई शादी हुई है। यदि आपकी रानी एक लड़के को जन्म देती है और हमारी रानी लड़की को, तो हम दोनों उनका रिश्ता पक्का कर देंगे। और यदि आपकी रानी एक लड़की को जन्म देती है और हमारी रानी एक लड़के को, तो भी रिश्ता पक्का हो। और यदि हम दोनों के लड़के या लड़कियां जन्म लेती हैं, तो हम मित्र तो है ही, फिर धर्म भाई भी बन जाएंगे। राजा पारिक भी राजा बासुकी की मित्रता में इतने डूब चुके थे। यह विचार राजा पारिक को बहुत पसंद आया। फिर दोनों खड़े हुए और गले मिलते हुए एक दूसरे से बोले, आज जो भी हमारी वार्ता हुई है उसे भूल न जाना, वादा याद रखना। फिर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। मित्रों, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मॉरल स्टोरी की तरह है ये। मित्रों, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय धीरे धीरे अपनी दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। इधर दोनों ही राजाओं की रानियों को गर्भ ठहर गया।
धीरे धीरे 9 महीने बाद वह दिन भी आया जब राजा पारिक के यहाँ लड़के ने जन्म लिया और राजा पारिक के महल और दरबार में ढोल नगाड़ों से खूब खुशियां मनाई जा रही थी। गरीबों को दान दिया जा रहा था और ज्ञानी पंडितों को बुलाकर बच्चे का नाम संस्करण करवाया जा रहा था। बच्चे की सारी जन्म कुंडली देखने के बाद पंडित बोले, महाराज, राजकुमार बहुत ही अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसलिए हम इसका नाम परीक्षित रखते हैं। राजा पारिक बोले, बहुत ही सुंदर नाम है, हम आज से कुंवर को परीक्षित ही बुलाएंगे। तो दोस्तों, स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसी उत्तम कहानियाँ आपके सामने आती रहेंगी। इधर राजा पारिक की नगरी में तो खूब खुशियाँ मनाई जा रही थी, लेकिन मैं यहाँ का हाल छोड़कर आपको राजा वासुकी की नगरी का हाल सुनाता हूँ। राजा वासुकी अपने दरबार में मंत्रीगणों के साथ एक गहन वार्ता में व्यस्त थे कि तभी एक बांदी दरबार में आई और बोली, महाराज की जय हो। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि महल में रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या को जन्म दिया है। इतना सुनते ही राजा वासुकी के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। राजा गहन चिंता में डूब गए। अब बांदी तो चली गई, किंतु दरबार में सन्नाटा छोड़ गई। राजा को इस कदर खामोश देखकर आखिरकार मंत्रीगणों ने पूछा, महाराज, क्या बात है? इतनी खुशखबरी की बात सुनकर भी आप खामोश हैं। कृपया आप हमें बताएं ताकि उस पर विचार कर सकें। लेकिन राजा तो गहन चिंता के अंधकार में डूबे हुए थे। लेकिन मंत्रियों के यूं बार बार प्रार्थना करने पर राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और उन्होंने राजा पारिक के साथ हुई अपनी यादगार मुलाकात के बारे में सभी को बता दिया। राजा की सारी बातें सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, किंतु महाराज, इसमें चिंता की क्या बात है? यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है जो हमारी राजकुमारी पृथ्वीलोक के राजा पारिक के घर की बहू बनेगी। हम धूमधाम से राजकुमारी की शादी करेंगे। राजा वासुकी ने कहा, नहीं, हम ऐसा ही तो नहीं करना चाहते, क्योंकि हम राजा पारिक के यहाँ लड़की ब्याहते हैं तो हमारा सिर सदा ही झुकता रहेगा, क्योंकि हम लड़की वाले हैं। लड़की वालों को सदा ही झुकना पड़ता है। हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। अब हम वादा खिलाफी भी नहीं कर सकते। इस परिस्थिति ने हमें चिंता के बादलों में घेर लिया है। लेकिन कुछ भी हो, हम हमारी लड़की को पारिक के लड़के के साथ नहीं ब्याहेंगे। फिर राजा मन में कुछ विचार करते हुए गद्दी से खड़े हो गए और महल की ओर चल दिए। महल जाकर राजा वासुकी देखते हैं कि रानी बड़े ही प्यार से लड़की को दुलार रही थी और बहुत ही खुश दिख रही थी। सभी बांदियां रानी और राजकुमारी पर पंखा डुला रही थी। वहां का वातावरण काफी खुशनुमा था। अचानक राजा को आया देखकर सभी बांदी व नौकर कक्ष से बाहर चले जाते हैं। राजा रानी के पास बैठ जाते हैं और लड़की को गोद में लेकर कहते हैं, रानी, वास्तव में राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन रानी घबराते हुए बोली, लेकिन क्या महाराज? राजा वासुकी ने कहा, रानी, यह लड़की जिंदा नहीं रहेगी। इसकी उम्र बस इतनी ही थी। यह बात सुनते ही रानी की आंखों से जल की धार बहने लगी और रोते रोते बोली, मगर क्यों महाराज? आखिर क्यों यह जिंदा नहीं रहेगी? इसका क्या कसूर है जो आप इसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं?
राजा वासुकी ने कहा, क्योंकि यह एक लड़की है, लड़का नहीं, जिसने मेरा सिर झुकाने के लिए मेरे महल में जन्म लिया है। राजा के अपनी ही बेटी के लिए ऐसे विचलित कर देने वाले शब्द रानी के हृदय को छल्ली कर रहे थे, जिन्हें रानी केवल अपने आंसुओं से बयां कर पा रही थी। रानी अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रो रही थी। अब रोना धोना हो गया हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर राजा वासुकी ने रानी को उस यादगार मुलाकात के बारे में सारी बात बता दी और कहा, मैं सिर झुकाना नहीं चाहता, मैं तो राजा पारिक का सिर झुकाना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, इसमें सिर झुकाने की बात क्या है? लड़की तो पराई अमानत होती है, रानी ने समझाते हुए कहा। और महाराज, इसमें बुराई क्या है? आप हमारी राजकुमारी को राजा पारिक के पुत्र से ब्याह दीजिए। इसमें आपकी बहुत प्रशंसा होगी कि फला राजा जबान का पक्का निकला और वादे के अनुसार अपनी राजकुमारी को पृथ्वी लोक में राजा पारिक के लड़के से ब्याहा। इतनी बात सुनकर राजा वासुकी गुस्से में बोले, बकवास बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर आज रात तक तूने राजकुमारी को नहीं मारा तो मैं कल आकर साथ में तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसे कड़वे वचन कहकर राजा गुस्से में वहां से चले गए। रानी सुन्न रह गई और फूट फूट कर रोती रही। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके बताते रहें, ताकि हमें ऐसी कहानियाँ सुनाने में और आनंद आए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब राजा वासुकी रानी को रोता हुआ छोड़कर महल से दरबार पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि पृथ्वी लोक के राजा पारिक ने उनके नाम एक संदेश भेजा है, जिसमें राजा पारिक ने अपने महल में राजकुमार होने की खुशखबरी जाहिर कर बताई है। संदेश में लिखा था, प्रिय मित्र राजा वासुकी, आपको बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारी रानी ने एक सुंदर और साहसी राजकुमार को जन्म दिया है। जन्म कुंडली दिखाने पर राज्य के पंडितों ने बताया कि राजा काफी अच्छे नक्षत्रों में जन्मे हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षित निर्धारित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से भी खुशखबरी जल्द सुनने को मिलेगी। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। राजा पारिक, आपका प्रिय मित्र राजा पारिक। यह समाचार सुनते ही राजा वासुकी सुन्न रह गए, मानो एक एक शब्द ने उनके हृदय पर जैसे आत्मघाती हमला किया हो। राजकुमार के नाम से अब राजा वासुकी की चिंता और बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ रानी किसी भी हालत में अपनी राजकुमारी को बचाना चाहती थी, जिसके लिए रानी ने मन ही मन एक योजना बनाई और अपनी सबसे भरोसेमंद बांदी यानी नौकरानी को बुलाया और बोली, देखो बांदी, तुम्हें तो याद ही होगा, जब मैं ब्याह कर इस राज्य में आई थी तब मेरे पिताजी ने तुम्हें हमारे साथ भेजा था, ताकि तुम हमारी हर बात को आदेश मानकर उसका पालन कर सको और हमारा ख्याल रख सको। आज हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, तो इसमें मेरा साथ देना आपका कर्तव्य बनता है। बांदी हाथ जोड़कर बोली, महारानी, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगी। रानी ने कहा, तो तुम हमारा एक काम करो, हमारी पुरानी सहेली शीला सेठानी को बुलाकर हमारे पास ले आओ और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इसकी सूचना किसी और को ना मिल पाए। बांदी ने कहा, ठीक है रानी, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। कृपया आप थोड़ा अंधेरा होने की प्रतीक्षा करें, मैं आपकी सूचना शीला सेठानी तक अवश्य पहुंचा दूंगी। मित्रों,
शीला सेठानी और रानी बचपन की सहेलियां थीं। दोनों का पीहर एक ही था। दोनों ही सहेलियां राजा वासुकी की नगरी में ब्याही गई थीं। यानी दोनों का पीहर भी एक था और ससुराल भी। बस फर्क था तो सिर्फ इतना कि एक रानी थी और दूसरी सेठानी। अब जैसे ही अंधेरा हुआ तो बांदी तुरंत शीला सेठानी के पास पहुंच गई और बोली, सेठानी, महारानी पर बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी है। उन्होंने आपको तुरंत महल में आने को कहा है। वार्तालाप के दौरान सेठानी को जैसे ही पता लगा कि यह कार्य काफी खुफिया है तो सेठानी ने बांदी को तुरंत वहां से जाने को कहा और बोली, रानी से कहना मैं थोड़े समय बाद महल में पहुंच जाऊंगी। बांदी ने तुरंत वापस आकर इसकी सूचना रानी को दी और बोली, रानी, मैं आपका काम सकुशल कर आई हूँ। थोड़ी देर में सेठानी आती ही होगी। अपनी मित्र के आने की सूचना सुन रानी काफी प्रसन्न हुई, क्योंकि केवल वही थी जो रानी की एकमात्र उम्मीद थी। करीब आधे घंटे के बाद शीला सेठानी रानी के सामने हाजिर हो गई और अपनी मित्र शीला को देखकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। शीला सेठानी ने कहा, क्या बात है बहन, आखिर ऐसा कौन सा दुख है जिसने तुम्हें इस कदर रोने पर मजबूर कर दिया। रानी रोते हुए बोली, तुम पहले मेरी अभागन कन्या को देखो। शीला सेठानी ने लड़कियों को देखा और बोली, बहन, तुम्हारी राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है, किंतु इसमें रोने वाली क्या बात है। रानी ना चाहते हुए भी खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन कैसे ना कैसे रानी ने राजा वासुकी की कही सारी बातें शीला सेठानी को बता दी और साथ ही यह भी बताया कि राजकुमारी को आज रात ही मारने का हुक्म दिया है। शीला सेठानी को भी अब बात सुनकर काफी धक्का लगा। फिर उसने आश्चर्य में रानी से पूछा, तो बहन, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, बताओ। रानी बोली, शीला, मैं चाहती हूँ इस लड़की को तुम अपने घर ले जाओ और वहीं इसका पालन पोषण करो, और इसके बदले में तुम्हारे पास जो पालतू खरगोश है उसको मारकर उसकी दोनों आंखें निकालकर बांदी के हाथों में मेरे पास पहुंचा दो, ताकि मैं राजा को दिखा सकूं कि यह हमारी ही राजकुमारी की आंखें हैं। शीला कुछ सोचते हुए बोली, बहन, समस्या तो काफी गंभीर है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने पति रतन सेठ को भी इसमें शामिल करना होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी सहायता के लिए मैं अपने पति को अवश्य मना लूंगी। अपनी सहेली की सहायता मिलने से अब रानी को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। रानी के गम के आंसू अब खुशी के आंसू में तब्दील होने लगे थे। रानी ने कहा, तो ठीक है, मैं बांदी को भेजकर अभी सेठ जी को बुलवा देती हूँ। रानी ने बांदी को तुरंत रतन सेठ को बुलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर बाद बांदी रतन सेठ को साथ लेकर महल आ गई और सेठ को रानी के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया। अब रानी ने रतन सेठ को सारी योजना समझाई। एक ऐसी योजना सुन जो राजा के खिलाफ थी। रतन सेठ के पसीने छूटने लगे। वह काफी भयभीत हो गया और बोला, रानी, कृपया हमें क्षमा करें, हम इस मामले पर आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि यह बात किसी को मालूम चल गई और दरबार में इसकी जरा सी भी भनक लग गई तो मुझे तो तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, और साथ में मेरी पत्नी और बच्चों को भी। यदि राजा वासुकी को इस षड्यंत्र की जरा सी भी सूचना मिल गई तो वह हमें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। सेठ की इन बातों से रानी के आगे एक बार उम्मीदों ने फिर से घुटने टेकने शुरू कर दिए, लेकिन रानी कुछ भी करके सेठ रतन को अपनी ओर करना चाहती थी।
क्योंकि उनके मित्र शीला और रतन ही रानी की पहली और आखिरी उम्मीद थे। रानी रोते हुए बोली, सेठ जी, आप दोनों और बांदे के अलावा चौथा कोई नहीं जो मेरी सहायता कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम चार के अलावा इस योजना का किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। शीला सेठानी से अपनी सहेली का इस कदर बार बार रोना देखा नहीं गया, तो उसने भी अपने पति को खूब समझाया और बोली, आप चिंता ना करें, हम चार के अलावा यह बात किसी पांचवें आदमी को पता नहीं लगेगी, और अगर हम एक कन्या को बचा पाए तो इसमें भगवान भी हमारा भला करेंगे। रानी के आंसू देख अब सेठ रतन का दिल भी पसीजने लगा। अंतिम रूप से सेठ ने रानी की सहायता करने की ठानी और कन्या को लेकर सेठ व सेठानी अपने घर की तरफ चल दिए। चूंकि खरगोश की आंखें लानी थी, इसलिए बांदी भी उनके साथ गई। क्योंकि राजा बासुकी का महल में आने का समय हो रहा था, तो बांदी तुरंत जाकर खरगोश की आंखें ले आई और लाकर रानी को सौंप अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद राजा बासुकी महल में आए और देखते हैं कि रानी अपने सामने दो छोटी छोटी आंखें रखे हुए है और उन्हें देखते हुए लगातार रोती जा रही है। जब राजा ने रानी का हाल देखा तो उन्हें सच में यकीन हो गया कि रानी ने राजकुमारी को मरवा दिया है। राजा के दिल में रानी के लिए बहुत ही गहरा प्यार उमड़ आया। राजा बासुकी ने जाकर रानी को गले से लगा लिया और कहने लगे, महारानी, आप दुखी मत हो। भगवान ने चाहा तो अगली बार आप एक राजकुमार को जन्म अवश्य देंगी। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी अवश्य सुने और पूरी सुने, तभी आपको आनंद आएगा। दोस्तों, राजा बासुकी व रानी की रात बहुत ही जले कटे शब्दों से कटी और सुबह हुई तो राजा ने दोनों आंखों को बहुत ही श्रद्धा से नदी में प्रवाह कर राजकुमारी का अंतिम संस्कार करवाया और अपने दरबार में चले गए। इधर सेठ रतन और सेठानी शीला ने एक पंडित को बुलाकर कन्या का नामकरण करवाया, तो पंडित ने कहा, सेठ जी, कन्या तो बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं इसका नाम निहालदे रखता हूँ। आप इस कन्या को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखना। इसे नज़र भी लग सकती है, क्योंकि यह कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। पंडित जी की बातों से सेठ व सेठानी काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित जी को दान दक्षिणा दी और पंडित जी वहां से चले गए। उधर राजा वासुकी दरबार लगा अपने मंत्रियों और योद्धाओं को बुलाकर आगे की समस्या के बारे में विचार करने लगे। आखिरकार काफ़ी विचार विमर्श के बाद राजा ने समस्या का निष्कर्ष निकाल लिया और एक पंडित को बुलाकर राजा पारिक के नाम एक संदेश लिखवाने लगा। प्रिय मित्र राजा पारिक, हमें जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपके महल में राजकुमार परीक्षित ने जन्म लिया है, किंतु मित्र, आपको जानकर दुख होगा कि हमारे महल में एक मृत राजकुमारी ने जन्म लिया है। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आपका प्रिय मित्र राजा वासुकी। इतना संदेश लिखवाकर राजा वासुकी ने एक दूत के हाथों पत्र राजा पारिक के पास पहुंचा दिया। मित्रों, इस कथा यानी स्टोरी का भाग 2 सुनने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और इस कथा को लाइक करें, पूरी कथा सुनें ताकि आपको यह कहानी समझ में आए, और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, आगे की कथा में क्या होता है? क्या राजा वासुकी को राजकुमारी के जिंदा होने की भनक मिलेगी? यदि हाँ, तो राजा कौन सी सज़ा देंगे सेठ रतन और सेठानी शीला को? और इन सबसे परे रानी को? क्या राजा पारिक राजा वासुकी के भिजवाए संदेश पर विश्वास करेंगे, या है कोई ऐसा जो खोलेगा राजा पारिक के आगे राजा वासुकी के सारे राज? जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर सुनें।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।